FCRA जो है 2010 में आया था, ठीक है। इसमें लेकिन 2020 में अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? संशोधन ना। तो संशोधन का मतलब क्या होता है कि पूरा लॉ चेंज हो जाता है या कुछ हिस्सा उसमें चेंज होता है? कुछ हिस्सा चेंज होता है ना। यस। तो यस, सो 2020 में क्या हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट संशोधन जो हुआ था 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में इसे अपहेल्ड किया, अपहेल्ड द अमेंडमेंट, अपहेल्ड द अमेंडमेंट। अपहेल्ड मतलब कि उसे कंफर्म कर दिया, उसे ओके कर दिया, ठीक है। मतलब जो अमेंडमेंट किया है उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जैसे होता है ना, कोई अमेंडमेंट कर दिया या कोई कानून बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकता है? या तो स्ट्राइक डाउन कर सकता है या तो उसे अपहोल्ड कर सकता है। अपहोल्ड मतलब जो अमेंडमेंट किया गया है उसे कंफर्म कर देगा, बोलेगा ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, सही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपहेल्ड। और अगर स्ट्राइक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है, तो क्या करेगा? स्ट्राइक डाउन कर देगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो इसे अपहेल्ड करने का मतलब क्या है? कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, सही है, ठीक है, ये पार्लियामेंट के पावर में आता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 2010 में आया। किसने पास किया ये? मतलब सेंट्रल लॉ है, सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है? राज्य का कानून है या सेंटर का? ये तो पता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून दो टाइप का हो सकता है, या तो सेंटर का या तो स्टेट का, तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर सेंटर का होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या दोनों में फर्क होगा? सेंटर का होगा मतलब कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट पास करेगी तो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा, उसका जो अधिकार क्षेत्र होगा, वो कहाँ होगा? पूरे इंडिया में, इंडिया के सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल होगा वो कानून ना। अब तो जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है, पहले कुछ कानून जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सारे होंगे, ठीक है ना। ये तो पता है ना आपको क्यों। तो और स्टेट का होगा तो जिस स्टेट का कानून है सिर्फ उसी स्टेट में होगा, और उस स्टेट की विधानसभा उसे पास करती है, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये जो है कानून, हाँ बोलो, कुछ डाउट है? ये पार्लियामेंट ने पास किया है, ठीक है, ये पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। और ये एक्ट 2010 में पास था, 2020 में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इससे पहले ये एक्ट, मतलब ऐसा एक्ट कुछ था कि नहीं था, या 2010 में पहली बार आया? हाँ बोलो, कब था पहले बताओ, तनु बताओ, बाकी लोग बताओ, इफ यू हैव एनी आइडिया। नहीं सुना है? चलो बताता हूं मैं, कोई बात नहीं। पहले से ये अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, पहले जो था ये FCRA फर्स्ट टाइम 1976 में आया, ठीक है, 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता है ना, आपातकाल था 76 के टाइम पे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट था, इंदिरा गांधी ने इसे लाया था, और ये 1976 में लाया। फिर इसे, ये जो लाया गया, ये मेनली इसके लाने के पीछे रीजन क्या था? यस यस तनु, यस बिल्कुल सही, बताओ। क्यों रेगुलेट करना है? हाँ बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? यस। देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप नाम से ही समझ सकते हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदेशी योगदान, मतलब फॉरेन कंट्रीज से पैसा आता है, योगदान मतलब पैसे की बात हो रही है, पैसे के रूप में जो योगदान करते हैं वो लोग,
ठीक है, हम लोग एक दूसरे से पैसा लेते हैं ना, जैसे मान लो कि मैं आप किसी किसी एनजीओ को डोनेट कर देता हूँ, आप लोग भी डोनेट करते हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक दूसरे को आपस में डोनेट करते हैं या किसी कंपनी को किसी एनजीओ को डोनेट करते हैं, दान देते हैं, उसी तरीके से इंडिया में बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी पैसा अलग अलग पर्पज से आते हैं, ठीक है। वहां के लोग भी दान देते हैं, डोनेट करते हैं। क्यों डोनेट करेंगे भाई? अलग अलग पर्पज के लिए, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब चीज पर्पज से वो लोग, या एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इसके लिए वो लोग डोनेट करते हैं, ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? अगर पैसा वहां से आ रहा है फॉरेन कंट्री से, हमें वो लोग डोनेट कर रहे हैं, तो हमें डरने की क्या बात है, या हमें क्या दिक्कत हो रही है? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि पैसा आ रहा है। तो जैसा कि बताया इसने कि क्या हो रहा है कि अगर पैसा आता था, लेकिन 1976 में जो ये कानून आया, उसमें हुआ क्या कि ऐसा सरकार को लगा कि जो उस टाइम पे आपातकाल हो रहा था, आपातकाल डिक्लेयर हुआ था, तो आपातकाल डिक्लेयर होने से पहले पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे थे, ठीक है, सरकार के खिलाफ। तो सरकार को ऐसा लगा कि फॉरेन कंट्रीज से, विदेशों से पैसा आ रहा है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी, जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको पैसा मिल रहा है, और ये फॉरेन कंट्री जो हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के जो कोई दुश्मन है अगर, या इंडियन गवर्नमेंट को वो लोग डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हित में इंडियन गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना था कि वो लोग इनको पैसा दे रहे हैं, और उस पैसे से क्या कर रहे हैं, जो जो कोई पैसा देता है तो वो क्या करवाता है, वो अपने मन का काम करवा सकता है। अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो मैं कहूंगा ना भाई, मेरा तो कुछ कंट्रोल होगा ना आपके ऊपर, मैं आपको कह सकता हूं कि भाई ये आप इस पर्पस के लिए खर्चा कर सकते हो, अगर इस पर्पस के लिए खर्चा करोगे तो ही मैं आपको पैसा दूंगा। जैसे मान लो कि मंदिर में मैं डोनेट करता हूं, तो मंदिर वाले मुझे पता है कि लंगर पे या इस समाज सेवा के काम पे खर्चा करेंगे तो ही मैं पैसा दूंगा, ठीक है। अगर मुझे ये पता चलेगा कि ये पैसा कहीं और पर्पस से खर्चा हो रहा है, तो मैं क्या डोनेट करूंगा? या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो एजुकेशन के अलावा कोई और कहीं खर्चा करेगी, तो क्या मैं उसे डोनेट दूंगा? तो मैं उसे पहले ही बोलूंगा ना, या पूछूंगा कि आप भाई ये पैसा कहां खर्चा करोगे, ठीक है, या मैं उनको कहूंगा कि आप ये पैसा एजुकेशन पे खर्चा करो, तब मैं पैसा दूंगा। तो उसी तरीके से सरकार को लगा कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहीं सरकार को गिराने के लिए यूज हो रहा है, तो इसीलिए जो फॉरेन फंडिंग आ रही है उसे रेगुलेट करना चाहिए, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है कि कौन दे रहा है, किसको आ रहा है, फिर वो आने के बाद कहां यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ये सब सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और इस सब चीजों का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, और इसका ऑडिट होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए FCRA एक्ट 1976 में आया, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेकिन फिर बाद में इसे 1984 में अमेंडमेंट किया गया, और इसमें एनजीओ को भी इंक्लूड किया गया कि मतलब अगर कोई एनजीओ को अगर पैसा मिलता है, एनजीओ समझते हो ना आप लोग, हाँ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैरिटी वगैरह में जो सब काम करते हैं, ठीक है, समाज सेवा ये सब चीजों में जो काम करते हैं, उन लोगों का एनजीओ बोलते हैं। तो एनजीओ को भी जो पैसा आता है समाज सेवा के लिए ही भले, लेकिन वो भी एनजीओ भी इस एक्ट में रेगुलेट होंगे। एनजीओ को भी ये बताना पड़ेगा कि आपने पैसा किससे लिया है, ठीक है, किस पर्पज के लिए लिया है, और पैसा कहां खर्चा किया, एक्चुअल में उस पर्पज के लिए खर्चा हुआ या कोई और पर्पज के लिए खर्चा हो रहा है। जैसे कि आप फॉरेन से पैसा मांग रहे हो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए यहां पर, लेकिन यहां पर खर्चा कर रहे हो मान लो अपने अय्याशी पे या मौज मस्ती पे, या फिर आप मान लो कि सरकार के खिलाफ कोई काम करने के लिए खर्चा कर रहे हो, ठीक है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए सब कानून आया, ठीक है। अब इसमें फिर 2010 में इसे हुआ क्या कि ये एक्ट आया था, लेकिन 2010 में ये एक्ट चूंकि थोड़ा पुराना हो गया था, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज करके, और इसीलिए नया एक्ट आया FCRA 2010, ठीक है। सो FCRA जो 2010 आया, वो इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, दिस एक्ट रिप्लेस्ड दिस एक्ट, ठीक है, मतलब इसको रद्द कर दिया गया और उसकी जगह पे नया एक्ट 2010 में लाया गया। क्लियर? अब इसमें हुआ क्या कि इसमें आखिर पैसा किस किस को मिलेगा तो रेगुलेट होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को सिर्फ मिलेगा तो ही रेगुलेट होगा,
या सबको, कौन कौन इसमें कवर हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, एसोसिएशन, कंपनीज या एनजीओ। ठीक है, लिख लो। FCRA 2010 will apply in case of foreign funding received by individual, associations, companies, NGOs, etc. ठीक है, मतलब इन लोगों को जो भी पैसा मिलेगा तो वहां पर FCRA एक्ट 2010 अप्लाई होगा इन केस ऑफ फॉरेन फंडिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया के अंदर ही कोई पैसा देता है तो यह एक्ट अप्लाई नहीं होगा, फॉरेन से पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो इनके प्रोविजंस अप्लाई होंगे। और इसमें किस किस को नहीं, मतलब किस किस को छूट, मतलब किस किस को पैसा नहीं रिसीव करने का लाइबिलिटी है, मतलब कौन पैसा नहीं रिसीव कर सकता है। जैसे इन लोग तो पैसा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन FCRA एक्ट कुछ लोगों को प्रोहिबिट करता है कि ये लोग फॉरेन से फंडिंग नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं? हाँ, सॉरी, हाँ गवर्नमेंट की बॉडी, हाँ, और गवर्नमेंट की बॉडी नहीं बोल सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल सकते हो। कर्म सरकारी ऑफिसर्स। गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग। बताओ कुछ, एनी आइडिया? हाँ जी, नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। ये जो FCRA एक्ट है 2010, ये कहता है कि कुछ लोग जो हैं, जो इस एक्ट में दिया गया है कि ये लोग फॉरेन से फंडिंग रिसीव नहीं कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलरली FCRA एक्ट में जो प्रोहिबिट किया गया है। प्रोहिबिटेड अंडर FCRA 2010 to receive money, to receive foreign funding लिख सकते हो, फॉरेन फंडिंग, मतलब किन्हें प्रतिबंध किया गया है। सो एक है जैसे कि एंड इट इंक्लूड्स, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इट इंक्लूड्स मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि जजेस, जजेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं या कोई भी जजेस, वो नहीं ले सकते हैं पैसा। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। एंड देन इलेक्शन कैंडिडेट्स, इलेक्शन कैंडिडेट्स, चुनाव में जो उम्मीदवार होते हैं वो लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया पर्सन्स, एंड देन, और अभी इसमें और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी लिख सकते हो।
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और अभी इसमें अमेंड करके पब्लिक सर्वेंट भी ऐड किया गया है। पब्लिक सर्वेंट अमेंडेड इन 2020। ठीक है, 2020 में अमेंड करके इसमें पब्लिक सर्वेंट ऐड किया गया, मतलब पब्लिक सर्वेंट भी पैसा नहीं ले सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट मतलब कोई भी ऑफिशियल्स जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो कि पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, एंड वन हु आर रिसीविंग सैलरी और रेम्यूनरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, इसको इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया है, इसमें लिखा भी गया है कि पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड इन आईपीसी। ठीक है, ऐसे तो पब्लिक सर्वेंट का ब्रॉड डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जो इंडियन पिनल कोड में जो डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट का वो इसमें होगा। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट सुने हो कभी? हाँ, जो पैसा फॉरेन से आता है, तो जो एनजीओ वगैरह को जो पैसा जाता है, तो वो पैसा कैसे यहाँ पर खर्चा करे वो लोग, उसे रेगुलेट करने के लिए ये कानून लाया गया। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है, ये इन लोगों को पैसा फॉरेन से लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे जजेस जो होते हैं, अपने इलेक्शन कैंडिडेट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मीडिया पर्सन जो होते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक सर्वेंट्स, ये लोग पैसा नहीं ले सकते हैं। क्यों? आप समझ सकते हो शायद से, क्यों नहीं? यस, इन्फ्लुएंस हो सकता है। यस, अगर मान लो कि इसमें से कोई भी पैसा लेगा, ये सब लोग क्या है, एक पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, तो अगर मान लो जजेस या इलेक्शन कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज या मीडिया कोई भी पैसा लेने लगे फॉरेन से, तो क्या हो सकता है कि मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल चाइना से अभी हमारा कोई स्टैंड ऑफ चल रहा है, चाइना से या पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अभी उतने अच्छे नहीं है। ठीक है, तो वहां की गवर्नमेंट या वहां की सरकार किसी भी चैनल से पैसा दे सकती है इनको, जजेस को या पॉलिटिकल पार्टीज को या मीडिया वालों को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी, और उन्हें क्या कहेगी, भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप हमारे फेवर में काम करो। तो अगर मान लो कि मीडिया चाइना या पाकिस्तान के बारे में फेवर में काम करने लगी, तो कैसे काम करेगी? वो उनकी सिर्फ अच्छाई बताने लगेगी, हो सकता है ना। और मीडिया जो दिखाती है या जो कवरेज करती है या जो सुनाती है, उसका पब्लिक के दिमाग पे बहुत एक असर पड़ता है ना। तो अगर मीडिया ये बताने लगे कि नहीं पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान तो कोई गलत कर ही नहीं रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का कोई आतंकवाद में हाथ ही नहीं है, तो लोगों के दिमाग में ऐसा जाएगा कि पाकिस्तान सही है, भाई हम ही गलती कर रहे हैं जो उससे रिलेशन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे लिए क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए, अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए हमारे रिस्क हो सकता है। चाइना का भी सेम वैसे ही। ठीक है, अगर मान लो चाइना फंडिंग करने लगे मीडिया वालों को या जजेस को या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इन लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई हमारे फेवर में रूल्स बनाओ। ठीक है, तो अगर उनके फेवर में रूल्स बनने लगे तो दिक्कत हो सकती है हमारे लिए, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो इसीलिए इन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, कोई डाउट? अब उसके बाद टू 2010 से था, हाँ 2010 में। इसके पहले 1976 से चला आ रहा था, मैंने वो डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, 1976 में ऑलरेडी एक्ट था, लेकिन उसे फिर से वापस से अमेंड करके नया एक्ट लाया गया उसकी जगह 2010 में। ठीक है, 1970, हाँ नया और ऐड वगैरह किया गया, काफ़ी चीज़ें उसमें नई ऐड की गई। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें उसी टाइम पे ऐड की गई। ठीक है, हाँ गवर्नमेंट ऑफिस में आते हैं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गया, जज हो गया वो जुडिशरी ब्रांच हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल में एक तरह से जजेस को नहीं बोल सकते हो, उन्हें पब्लिक एक तरह से, ये जुडिशरी ब्रांच हो, ये जुडिशरी हो गया, ये एग्जीक्यूटिव हो गया, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दो आप कह सकते हो गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट जैसे हम कहते हैं वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच।
ठीक है, जो कार्यपालिका होती है। जजेस को जो जुडिशरी होते हैं उसे हम गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, पता है ना इतना तो। जैसे कि आपकी एक होती है लेजिस्लेचर, ठीक है, जहां पे कानून बनता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो लोग उसे इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर ये सही किया गया है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, जुडिशरी। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो जब हम गवर्नमेंट की बात करें तो समझ जाना कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए जजेस को अलग से लिखा गया है। अब इसमें जो 2020 में जो अमेंडमेंट किए गए वो क्या किए गए उसे हम थोड़ा सा देखते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया उसके ऊपर ये हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये एफसीआरए जो है, एफसीआरए आजकल के टाइम में काफी न्यूज में रहता है। न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा। हाँ, यस, काफी एनजीओ के लो लाइसेंस हैं वो रद्द कर दिए गए। ठीक है, या बहुत से एनजीओ के जो लाइसेंस है उनको रिन्यू नहीं किया गया। ठीक है, तो इसीलिए काफी न्यूज में रहता है। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या किया गया कि ये प्रोहिबिट किया गया, प्रोहिबिट टू एनी अदर पर्सन। प्रोहिबिट मतलब प्रतिबंध किया गया। ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब होता है प्रतिबंध करना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एनजीओ को पैसा मिला है, मान लो कि फॉरेन से किसी पर्टिकुलर एनजीओ को पैसा मिल गया, अब होता क्या था कि वो लोग किसी और को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते थे या कर देते थे। ठीक है, तो इसमें ये प्रोविजन डाला गया 2020 में अमेंड करके कि जो पैसा आएगा वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे, आप ही यूज करोगे उसे। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, इससे रेगुलेशन थोड़ा टाइट हो सके। इससे समझ में आया कि भाई जिसको पैसा आ रहा है वही यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कहां पे यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, ये रेगुलेट करना क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान होगा। तो ये चीजें इसमें की गई। ठीक है, फिर उसके बाद आधार फॉर रजिस्ट्रेशन। आधार फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो भी जिस एनजीओ को भी पैसा लेना होता है, सबसे पहले एक और चीज कि अगर किसी को भी पैसा लेना है फॉरेन से, तो ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि फॉरेन से कोई है और वो पैसा आपको एनजीओ चला रहे हो और आपको पैसा चाहिए, आप वो दे देगा और आप ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अंडर एफसीआरए एक्ट 2010। कहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, कहां पे अप्लाई करोगे आप, कौन से सरकार को अप्लाई करोगे ना, तो सरकार के कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे, यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बस ऐसे, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हो मिनिस्ट्री ऑफ, या होम मिनिस्ट्री लिख सकते हो, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, और इवन रिन्यूअल के लिए भी आप होम मिनिस्ट्री में ही अप्लाई करते हो। तो इसमें ये आधार जो है, जो भी की ऑफिशियल्स ऑफ एनजीओ रहेंगे, उनका आधार मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। ठीक है, उनको आधार नंबर अपना देना पड़ेगा। और लेकिन अगर मान लो कोई एनजीओ, उसके एनजीओ के ऑफिशियल्स जो हैं, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओ भी इंडिया में काम करते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, ग्रीन पीस इंडिया, इस तरीके से बहुत सारे एनजीओस हैं जो फॉरेन एनजीओस हैं, इंटरनेशनल एनजीओस हैं जो इंडिया में काम करते हैं। तो अगर उसमें सीधी सी बात है, उसमें फॉरेनर्स भी होते हैं एम्प्लॉइज, उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, की ऑफिशियल मतलब टॉप ऑफिशियल्स, ठीक है, जो उनके टॉप मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं की ऑफिशियल्स। तो इनका पास आधार होना चाहिए, लेकिन अगर वो फॉरेनर है तो फॉरेनर का तो आधार नंबर होगा नहीं, तो उसके क्या होगा, पासपोर्ट। यस, पासपोर्ट। या फिर अगर वो इंडियन है
और वहां पर सेटल हो गया है, ठीक है, तो उनको मिलता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, ओसीआई कार्ड, तो वो उनके पास होना चाहिए। इन केस ऑफ फॉरेनर, क्या होना चाहिए उनके पास? पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका लिख दूं या समझ जाओगे? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। एंड देन उसके बाद पैसा जो आपके आएगा, तो वो पैसा आप कोई भी अकाउंट में ले लोगे क्या? हाँ बोलो बोलो। यस, यस, एसबीआई का जो ब्रांच होगा, ठीक है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और उसमें एफसीआरए अकाउंट खुलवाना होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसमें ले लोगे आप, उसके लिए अलग से एफसीआरए अकाउंट खुलवाना होगा और उसमें आपको लेना होगा। लिख देता हूं मैं यहां पर, एफसीआरए अकाउंट, ठीक है, इन एसबीआई दिल्ली ब्रांच notified by central government, ठीक है। यस यस तनु, यस। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या नाम है स्टूडेंट? गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या? स्टूडेंट, स्टूडेंट है आपका नाम है, ठीक है, चलो। सो एफसीआरए अकाउंट होना चाहिए। इससे इससे क्या फायदा होगा, या ये क्यों किया गया? इससे ये समझ में आएगा कि आपका ये डेजिग्नेटेड जो अकाउंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा फॉरेन से आ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट को ऑडिट करना होगा या चेक करना होगा, तो वो सिर्फ वो उस अकाउंट को चेक करके ये समझ सकती है कि इस अकाउंट में पैसा कहां कहां से किस किस से आया है और पैसा कहां कहां खर्चा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, इसमें यह कहा है कि गवर्नमेंट, रिन्यूअल कहां पे होता है? जो रिन्यूअल होता है वो रिन्यूअल कहां पे होता है? आपको पता है ना, रिन्यूअल मतलब कोई भी चीज आप पहले रजिस्ट्रेशन करा देते हो तो उसकी वैलिडिटी होती है 5 साल, 2 साल, 3 साल। तो इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, जो मैंने आपको बताया ना, वो रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए होता है? 5 साल, ठीक है, लिख लेना वहां पे। क्योंकि पहले के जो 1976 का जो कानून था, उसमें रिन्यूअल का मतलब, सॉरी, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन अब टाइम पीरियड स्पेसिफाई हो गया है, कितना? 5 साल। तो आपको हर 5 साल पे रिन्यूअल करना पड़ेगा। किसको अप्लाई करोगे? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी? अमेंडमेंट ये हुआ है कि गवर्नमेंट में कंडक्ट एन इंक्वायरी बिफोर रिन्यूअल। मतलब कि आप रिन्यूअल के लिए जब अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है कि आप काम सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप जिस पर्पज से पैसा ले रहे हो पैसा वहीं पर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और उसके बाद अगर सही हुआ तब आपका लाइसेंस
रिन्यू होगा, क्योंकि आप न्यूज में पढ़ोगे कि बहुत से लोगों का लाइसेंस रिन्यू गवर्नमेंट नहीं किया है, गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि यहां पर इस वजह से नहीं किया है। उसके बाद यूज ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है, पहले जो था अर्लियर द लिमिट वॉज मैक्सिमम 50%। ठीक है, अर्लियर लिमिट वॉज मैक्सिमम 50% ऑफ टोटल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड। ठीक है, कैन बी एक्सपेंडेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब यस, जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब कि जैसे कि अगर मान लो आप एनजीओ खोले हो, ठीक है, तो एनजीओ खोलोगे तो कोई स्टाफ रखोगे ना अलग अलग काम के लिए, अकाउंटिंग के लिए अलग काम रखोगे, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए अलग रखोगे, ठीक है, और भी बाकी ऑफिस के काम के लिए अलग रखोगे स्टाफ। तो उन लोगों को तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो वो जो सैलरी दे रहे हो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए आप पहले जो पैसा मिलता था उसको मैक्सिमम 50% खर्चा कर सकते थे, लेकिन नाउ आफ्टर अमेंडमेंट जो ये लिमिट है ये इसे कर दिया गया है मैक्सिमम 20%, इसे रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों? फोर्थ एंड फिफ्थ ओके आदर्श, ओके, ये पांचवा भी समझ लो पहले। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब कि जो सैलरी वगैरह के स्टाफ के जो ऑफिस को चलाने के लिए, एनजीओ का जो ऑफिस होगा उसको चलाने के लिए जो खर्चा होगा उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहते हैं। तो वो चलाने के लिए जो खर्चा होता था पहले, एनजीओ अपने पूरे फॉरेन जो रिसीट होता था, जो डोनेशन मिलता था फॉरेन से, उसका अप टू 50%, मतलब मान लो 100 रुपया टोटल मिला तो उसमें से 50 रुपए तक वो लोग सैलरी वगैरह पे खर्चा कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब उस लिमिट को घटा के 20 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 100 रुपया का टोटल पैसा मिला है तो उसमें से सिर्फ 20 रुपया ही सैलरी वगैरह पे या ऑफिस के एक्सपेंसेस पे खर्चा कर सकते हैं, उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो बाकी 80 रुपया कहां खर्चा होना चाहिए? यस, जिस पर्पस के लिए पैसा लिए है कि भाई एजुकेशन हम करेंगे यहां पर, या चैरिटी करेंगे, या हॉस्पिटल चलाएंगे, या हेल्थ पे खर्चा करेंगे, उस पर्पज पे 80 रुपया खर्चा करो। और ये क्यों किया गया? ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया जाता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे कि क्या होगा कि मान लो कि हमें पैसा मिला 100 रुपया, और जो इनके जो डायरेक्टर वगैरह रहेंगे या जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग चाहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, हम पैसा ज्यादा से ज्यादा सैलरी के फॉर्म में ले लें। तो जब पैसा ज्यादा से ज्यादा सैलरी के फॉर्म में ले लोगे तो फिर जिस पर्पज के लिए हो उस पर क्या खर्चा करोगे, राइट? लेकिन जो एनजीओ का जो डायरेक्टर या जो बाकी जो स्टाफ रहेंगे, जो ऑफिशियल टॉप ऑफिशियल रहेंगे, वो लोग क्या कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम सैलरी के फॉर्म में खुद ले लें, क्योंकि सैलरी लेंगे तो उन्हें खुद मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पैसे का क्या हुआ, एक तरह से मिसयूज हुआ ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई अपने लिए जो खर्चा करने वाले हो वो 20 रुपया ही रखो, बाकी पैसा आप जिस पर्पज के लिए ले रहे हो उसके लिए करो खर्चा। तब समझ में आया कि आप रियल में चैरिटी या रियल में कुछ सोशल वर्क कर रहे हो। नहीं तो ऐसे क्या होगा, लोग सोशल वर्क के नाम पे पैसा लेंगे और खुद डायरेक्टर बन जाएंगे और खुद सैलरी लेते रहेंगे और बाकी थोड़ा बहुत चैरिटी कर देंगे। समझ में आ रहा? तो ये सब पर्पज होता है। तो जो गवर्नमेंट कुछ भी अगर अमेंडमेंट ला रही है ना, तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, कुछ कारण होता है, ऐसे ही सिर्फ अमेंडमेंट नहीं लाती है सरकार। ठीक है, वो अलग बात है, कभी कभी कोई अमेंडमेंट मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकता है और कुछ वो संवैधानिक या असंवैधानिक हो सकता है, तो वो तो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, करेगा। ठीक है,
आधा समझ में आ गया? यस पिंटू, यस यस तनु। फिफ्थ पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट रिन्यूअल, जो लाइसेंस जो आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो 5 साल के लिए मिलता है, उसको फिर से रिन्यू करना पड़ता है। और वो रिन्यूअल जो होगा वो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से करवा सकते हो, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो क्या करेगी? इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। क्या करेगी? इंक्वायरी कंडक्ट करेगी रिन्यू करने से पहले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस, जो निलंबित कर सकती है। ठीक है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसे अगर मान लो कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम मिला या कुछ आप इरेगुलरिटीज कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे सरकार सस्पेंड कर सकती है। तो इसे करती थी पहले अप टू 180 डेज के लिए। ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट करके किया गया है और यह कहा गया कि जो सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब इसे बढ़ाया जा सकता है फॉर फर्दर 180 डेज। एक्सटेंड किया सकता है फॉर फर्दर 180 डेज। यस पिंटू, यस। एडिशनल 180 डेज के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। पहले था कि 180 डेज मतलब 6 महीने तक आप सस्पेंड कर सकते हो। ठीक है, सरकार कर सकती थी, उसके बाद उन्हें कुछ फाइनल डिसीजन लेना होता था। लेकिन अब क्या होगा कि 180 डेज के बाद अगर सरकार को लगता है कि हमें और टाइम चाहिए इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या फाइनल डिसीजन देने के लिए, तो वो आगे फर्दर 6 महीने के लिए और सस्पेंड कर देगी। ठीक है, ये पावर अभी मिला है। हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके अगर उसका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वो कवर होता है तो फिर आ जाएगा। ठीक है, पीएमएलए एक्ट उसमें अप्लाई होगा। यस, ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें। सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? क्लियर? ये जो न्यूज में था ये मेनली एनजीओज के लिए न्यूज में था। ठीक है ना, बहुत सारे फॉरेन एनजीओ, क्योंकि सरकार ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे जो एनजीओज हैं, मेनली इंटरनेशनल एनजीओज या फॉरेन एनजीओज जो हैं, वो इंडिया में काम करती हैं, या इवन इंडिया के भी एनजीओ जो काम करती हैं। अब पर्टिकुलरली इन लोगों का जो कहना है 2-3 फील्ड में। हाँ बोलो। नहीं, इसलिए तो मैंने कहा ना कि आप कंपनीज वगैरह के बना के भी ले सकते हो, तो इसलिए तो मैंने लिखवाया पहले ही कि इंडिविजुअल भी ले सकता है, एसोसिएशन भी ले सकता है और ये भी ले सकता है। लेकिन एनजीओ जो है वो पॉपुलर मेथड है लेने का। ठीक है, चैरिटी दिखा के, क्योंकि आप किसी से भी पैसा लेना है तो सबसे आसान तरीका है क्या लेने का? मैं कहूंगा कि मैं यहां पर किसी गरीबों के लिए कुछ काम करने वाला हूं, तो आप फट से सब लोग 10-10 रुपया दे दोगे। और मैं कहूंगा कि मुझे मैं जाके आज पार्टी करने वाला हूं, आप लोग दोगे? नहीं दोगे। मुझे पार्टी करना है, पैसा दो, सब लोग दोगे? नहीं दोगे। लेकिन मैं यही कहूंगा जैसे ही कि मैं किसी गरीबों को कुछ हेल्प करने वाला हूं या कुछ काम करने वाला हूं, तो आप इमोशन में आकर तुरंत पैसा दे दोगे। तो ये एक आसान तरीका होता है, इसीलिए एनजीओ पे ज्यादा रेगुलेशन होता है, एनजीओ का पैसा सब ज्यादा आता है और ये काफी पॉपुलर चीज है। मतलब एनजीओ को पैसा आते रहता है और काफी एनजीओ इंडिया में आप देखोगे कि ये सब काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का क्या कहना था कि जो एनजीओज हैं मेनली वो लोग क्या करते हैं, फॉरेन से पैसा लेते हैं और यहां पर या तो जैसे कि जो 2-3 उन्होंने बताया मेनली, एक तो एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण के फील्ड में जो एनजीओज काम करते हैं वो लोग क्या कहते हैं फॉरेन कंट्रीज को कि हम लोग यहां पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, आप पैसा दीजिए। ठीक है,
तो फॉरेन के कुछ कंट्रीज के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन लोग एनवायरनमेंट के लिए काफी सेंसिटिव हैं, ठीक है, उन लोग चाहते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो, तो इसलिए वो लोग पैसा देते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर इनका सरकार का कहना है कि ऐसे कुछ एनजीओस हैं जो कि सरकार अगर हाईवे बनाने वाली है, सरकार रेलवे बनाने वाली है, या सरकार कुछ इंडस्ट्री बनाने वाली है, तो क्या करते हैं ये लोग कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के नाम पर और आके फिर वहां पर धरना देने लगते हैं, या वहां के जो लोकल लोग हैं उनको भड़काते हैं, और फिर वो डेवलपमेंट जो वर्क है उसको होने नहीं देते हैं, ठीक है। अब जब लोग भड़क जाएंगे तो जहां भी अगर हाईवे बनने वाला है, रोड बनने वाला है, तो होगा नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए ये एनजीओ लोग इस टाइप से काम करते हैं, फॉरेन से फंडिंग लेके। तो सरकार ने कहा कि इससे डेवलपमेंट में बाधा हो रही है, तो इसी, और ये सब करवा कौन रहा है, इनका कहना है कि जो कुछ फॉरेन कंट्रीज के जो कुछ लोग हैं, या कुछ हमारे जो इंडिया को जो डेवलप नहीं होना देना चाहते हैं, जिसे कोई भी कंट्रीज हो सकती है, ठीक है, तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए इस चीजों पे कंट्रोल हो सके, इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं। और दूसरा रिलीजन में भी हो रहा है ऐसा, उनका सरकार का कहना है, कहता है कि वो लोग जैसे ऐसा, यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज हैं जो रिलीजियस फील्ड में काम कर रहे हैं, और वो लोग पैसा सरकार से, मतलब फॉरेन से लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, सरकार का कहना है कि वो लोग कन्वर्जन एक्टिविटी करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो क्रिश्चियन जो एनजीओज होते हैं, ठीक है, जो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह चलाते हैं, जो मिशनरीज वगैरह के जो स्कूल होते हैं, ठीक है, वो ब्रिटिश टाइम पे ही से चल रहा है। तो उनका कहना है कि जो मिशनरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारे एनजीओस हैं, ये लोग पैसा फॉरेन से लेते हैं और यहाँ पर कन्वर्जन एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर धर्मांतरण होगा किसी भी कंट्री में, धर्मांतरण होना एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो धर्मांतरण क्या होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए। अगर मेरी इच्छा हो रही है कि भाई मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं ये ए रिलीजन छोड़कर बी रिलीजन में चले जाऊं, ठीक है, तो मैं जा सकता हूं, आर्टिकल 25 में मेरा राइट भी है। लेकिन अगर कोई फोर्सफुली, कोई लालच देके, कोई बहला के, फुसला के, कोई इन्फ्लुएंस करके अगर कोई कर रहा है, तो वो क्या है, वो गलत है, ठीक है। ये संविधान में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में। तो वही सरकार का कहना है कि ये सब चीजों पे होता है, और उसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी करने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये अमेंडमेंट लाया है FCRA 2020 में। किसी को कोई डाउट है, बोलो। नहीं, ठीक है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट पे क्या हुआ कि केस फाइल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है, आप मेडिसिन वर्सेस टॉक्सिकेंट की बात कहा उन लोगों ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेडिसिन वर्सेस टॉक्सिकेंट, मतलब कि अगर पैसा आप ले रहे हो उसे दवाई की तरह यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो पैसा जहर की तरह यूज कर रहे हो तो वो खतरनाक है, ठीक है। पैसा लो फॉरेन से, आप डेवलपमेंट करो, चैरिटी करो, लोगों का भलाई करो, तो वो एक दवाई की तरह, एक उपचार की तरह हो गया। लेकिन अगर आप वो पैसा लेकर कोई देश को, सरकार को या कंट्री को सॉवरेनिटी के लिए खतरा बन रहे हो या बनाना कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या है, वो जहर की तरह हो गया। तो इसलिए इसमें डिस्टिंग्विश होना चाहिए, और सरकार के पास राइट है, ये अधिकार है सरकार के पास कि फॉरेन से फंडिंग जो आ रही है उसे रेगुलेट कर सके इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसे, इस अमेंडमेंट को ओके कर दिया है। जो अमेंडमेंट 2020 में था इसे अपहेल्ड कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ हाँ बिल्कुल रहती है। उसी के लिए तो फेमा एक्ट भी बना हुआ है ना, आप पढ़ोगे फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 जो है, तो FCRA पहले था, फिर फेमा आ गया, तो वो उसी के लिए बना हुआ है, ठीक है। और इसीलिए तो FCRA अकाउंट खुलवाने को बोल रहे हैं ना वो लोग। FCRA, आप कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो सारे अकाउंट पे RBI की नजर रहती है, आपकी भी अकाउंट पे रहती है नजर, ठीक है। हर, मतलब जिसकी भी अकाउंट अगर आपका कोई भी बैंक में है इंडिया में, तो उस पे RBI का नजर रहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ऑडिट किया हुआ है बैंकों में, तो वहां पर क्या होता है कि ऑडिटर आते हैं, RBI से भी ऑडिटर आते हैं और CA फर्म से भी ऑडिटर आते हैं, और RBI रेगुलरली बैंकों की ऑडिट करती है, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स आपके खाते में 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 है, ये सबको नहीं वो ऑडिट करते हैं वो लोग बड़े अमाउंट्स देखते हैं, उनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है, लगा हुआ है सब सिस्टम्स है। वो आपके अगर इतने अमाउंट से, वो उनका पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट से, मान लो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़, इसके अमाउंट से ऊपर अगर आपके खाते में क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है,
तो वो उनके तुरंत सिस्टम में रिपोर्ट होने लगता है, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर तब वो लोग सारे लिंक्ड हैं सिस्टम, बैंक, आरबीआई, देन इनकम टैक्स, देन दे विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। हाँ हाँ, यस, तब इसीलिए तो वो देखते हैं ना कि बड़े अमाउंट कहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हर छोटे छोटे अमाउंट को लोग कर नहीं सकते हैं, तो बड़े अमाउंट को देखते हैं वो लोग, ठीक है। अदर्स, फॉरेन कंट्री पैसा देती क्या है, देती है सर, है, पैसे अपने पास से देते हैं। अदर्स क्या कह रहे हो, मुझे पूरा समझ में नहीं आया। फॉरेन कंट्री से पैसा बिल्कुल मिलता है हमें, डोनेशन वगैरह तो फॉरेन कंट्री से आता ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई एनजीओ वगैरह पैसा ले रही है तो उन्हें एफसीआरए एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तब फिर नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। FCRA 2010 regulates the money received by NGO from foreign countries. Ministry of Home Affairs oversee the registration and renewal of FCRA license FCRA license is valid up to 5 years after registration, which of the above statements is correct? A, one only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। आदर्श, आपका डाउट क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ, बताओ। अच्छा, बाकी लोग बताओ, लास्ट बाकी। हाँ, फर्स्ट में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ हाँ, आ जाएंगे, मैं बताऊंगा उससे। तो आप ये क्या कह रहे हो कि ये गलत हो सकता है? हाँ, तो नहीं तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप ये नहीं कहोगे ना डी, कि वहां पर लिख के तो आओगे नहीं कि एनजीओ के साथ साथ इसमें और भी आ जाएंगे। मान लो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया है, ठीक है, वहां पे लिख मत देना कभी ऑप्शंस में,
मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। आपने डाउट वैसे अच्छा पूछा, इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। मैं कैसे कंफ्यूजन होता है मैं बताऊंगा आपको। बाकी लोग बताओ। शिखा बताओ। बी। ओके। बताओ नेहा। रिंकी। डी। चलो ठीक है। डी। हाँ बताओ। हेलो। कोई बताओ। हाँ। दूसरा तीसरा। ठीक है। सेकंड थर्ड। चलो ऑनलाइन वाला डी बता रहे हैं सब, पिंटू ने, तनु ने और आदर्श ने। ओके। ठीक है, चलो अब इसे देख लेते हैं क्या सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, FCRA 2010 regulates the money received by NGO। रेगुलेट करता है FCRA, ये तो सही है। FCRA 2010 ही है, रेगुलेट करता है मनी रिसीव्ड बाय NGO फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, ये तो सही है। लेकिन यहां पर अगर मैं यहां पर ओनली लिख देता तब क्या होता, तब गलत हो जाता है, समझ में आया? तो आपका डाउट तब आना चाहिए, अगर यहां पर ओनली लिखा ना तब आप वहां पे अलर्ट हो जाना। और अगर सिर्फ मैंने मान लो यहाँ पे एनजीओ भी है, इंडिविजुअल भी है, एसोसिएशंस भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने एनजीओ लिख दिया तो ये सही है, क्योंकि इसमें ये तो नहीं बोल रहा ना कि बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, बाकी लोगों को रेगुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको भी कर रहा है, बाकी लोग को भी करता होगा, वो स्टेटमेंट वाला ने लिखा नहीं है। ओके हाँ, लेकिन जैसे ही ओनली कर देगा तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एनजीओ रेगुलेट होता है और कोई नहीं, तो वो गलत हो जाएगा तब। तो ये ध्यान रखना, ये इस टाइप से वर्डिंग से आप ध्यान रखना। यस यस तनु, तो ये सही है, ये सही है। और पूछा क्या है, करेक्ट क्या है? ठीक है, तो करेक्ट है तो ये सही है। तो जहां जहां वन है वो सही हो जाएगा। वन यहां पर है तो यहां पे ये ऑप्शन मतलब सही हो सकता है, यहां पर भी है वन, यहां पर भी, मतलब तीनों ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। यहां पर वन नहीं है, बी में वन नहीं है, बी में वन नहीं है ना, तो बी में वन नहीं है तो मतलब बी आंसर मेरा गलत हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया पहले ही। अब आपको तीन ऑप्शन बचा, ये तीनों में से ही आपको सही करना है, तीनों में से कोई आपका एक आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओवरसी द रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ FCRA लाइसेंस। ठीक है, ये सही है, तो ये सही है। तो फिर से अब देखो कि दो ऑप्शन कहाँ कहाँ है, यहां पर है दो और यहां नहीं है। ठीक है, और यहां भी नहीं है, यहां नहीं है मतलब ये भी नहीं होगा, यहां नहीं है मतलब ये भी नहीं होगा, तब ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड तो सही है और सेकंड आपके आंसर में होना चाहिए ना। सेकंड जब आंसर में होना चाहिए तो सेकंड खोजो कहां कहां पर है, सिर्फ यहां पर है और यहां पर है, लेकिन ये तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, ये पहले एलिमिनेट हो चुका है तो अब यहां पर है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। जब इन दोनों में सेकंड है ही नहीं तो ये तो गलत हो गया ना, और जब ये दोनों गलत हो गया तो ये थर्ड आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड विच यू विल हैव टू यूज एक्सटेंसिवली इन योर रियल एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप नहीं यूज करोगे तो प्री क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये आपका रियल जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आएगा ही एलिमिनेशन मेथड को यूज करना ही पड़ेगा। FCRA लाइसेंस इज वैलिड अप टू 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सही है, तो ये भी थर्ड ऑप्शन सही है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सर मेरा पॉलिटिकल साइंस का क्लास स्टार्ट होने वाला है यूनिवर्सिटी में। ओके आदर्श, यू कैन गो, आप बाद में देख लेना। ठीक है, आप जा सकते हो, आप क्लास अपना अटेंड कर लो, इसका रिकॉर्डेड वगैरह कुछ या जैसे भी देख लेना आप, जैसे अवेलेबल होगा आपको। चलो तो नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। हाँ क्या, हाँ चैलेंजेस बिल्कुल है, मिसयूज होने का तो हर जगह चांस है। कि अगर मान लो कि FCRA अकाउंट है, अब जैसे की ऑफिशियल्स हैं तो की ऑफिशियल्स को अगर वो लोग जो 20% है तो 20% को ज़्यादा वो लोग खर्चा कर सकते हैं अभी भी, तो इसी के लिए तो वो लोग ऑडिट और इंस्पेक्शन बार बार कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रिन्यू करने में वो काफ़ी डिले करती है। ठीक है, तो ये भी चैलेंज है एक तरह से कि गवर्नमेंट को टाइमली रिन्यू करना चाहिए,
ठीक है, ताकि एनजीओ का जो एक्टिविटीज हो वो प्रॉपरली चल सके, क्योंकि एनजीओ से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, एनजीओ फायदा भी उन एनजीओ से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और चैलेंजेस, लूप होल्स, लॉ में एक चीज याद रखना कि कोई भी लॉ होता है, हर लॉ में लूप होल्स हमेशा होता है। ठीक है, लूप होल्स का मतलब क्या होता है? लूप होल्स मतलब ये होता है कि जो भी लॉ बना हुआ है उसमें कुछ ऐसा रास्ता खोज लेते हैं जहां से कि उस कानून का जो प्रोविजन है उसको डिफीट कर सके वो लोग, मतलब उसको क्या बोलते हैं आप लोग, तोड़ खोज लेते हैं वो लोग कुछ। जैसे कि आपको बोला गया है कि यस कमी, तो अब उसमें क्या कर लेंगे कि अगर ये लोग बोल सकते हैं, अब जैसे कि आपका लॉयर है, जो लॉयर होते हैं या जो सीए होते हैं, मेनली मैं आपको बताता हूं, लॉयर और सीए जो होते हैं ये पूरा इसी पर्टिकुलर लूप होल्स पे ही काम करते हैं। ये जो दोनों प्रोफेशन है ये सिर्फ और सिर्फ लूप होल्स पे काम करते हैं। अगर आप लॉयर बनते हो तो अगर मान लो कि आपने कोई क्राइम किया हुआ है, ठीक, तो आपने क्राइम किया हुआ है तो वो लोग क्या करते हैं, क्राइम तो कर दिया लेकिन अब आपको बचाने के लिए वो लोग उस कानून में कैसे बचाया जाए उसमें कमी खोजते हैं, उसको लूप होल्स खोजते हैं और उससे खोज के और फिर आपको बचाते हैं वो लोग। और सीए भी वैसे ही, जैसे सीए में मैं बताता हूं एक चीज, क्योंकि मैंने उसमें किया हुआ है तो मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक होता है, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन होता है कि पर डे आप 20,000 से ऊपर अगर कैश खर्चा करते हो, ठीक है, कैश में किसी को पेमेंट करते हो, तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ हो जाएगा मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आपने खर्चा किया है, आपका खर्चा है, लेकिन खर्चे पे भी टैक्स भरना पड़ेगा। खर्चे पे तो टैक्स नहीं होता ना, इनकम पे टैक्स होता ही है, लेकिन इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो 20,000 से ज्यादा तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। किसी एक आदमी को 20,000 से ज्यादा पे कर रहे हो सिंगल डे में। तो अब इसमें सीए लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो मान लो कि मैंने आपको 1,00,000 पेमेंट करना है, तो आज के दिन में मत करो, एक ही दिन में मत करो पेमेंट, मैं भले कर दूंगा 1,00,000 कैश, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि आज कितना तारीख है, 17, हाँ 17, 18, 19, 20, 21, इस तरीके से 20 करके पेमेंट करो। 5 दिन का वाउचर बनाओ, 5 दिन के वाउचर में ये लिखो कि इस दिन एक दिन पे हर दिन पे खाली 20 हजार पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो सिंगल डे पे तो 20,000 हुआ ना, तो हो गया मेरा, डिसअलाउ नहीं होगा। तो इस तरीके से लूप होल्स को खोजा जाता है और ऐसे ही रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही चला जाता है, या ऐसे ही चलते हैं लोग, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये तो खैर आप थियोरेटिकली काफ़ी चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन आप जैसे आईआरएस ऑफिसर वगैरह बनोगे तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो, इनकम टैक्स कमिश्नर वगैरह बन के, तो आप सीए लोग ये सब करके आते हैं। अब आपके पास दिमाग होना चाहिए कि आप कैसे इनको पकड़ोगे, वो लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करके लाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे करोगे। ठीक है, बहुत सारी ब्राइब वगैरह जो होती हैं, कैश पेमेंट होता है, वो सब ऐसे ही पेमेंट होता है, और भी बहुत सारे तरीके, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया।